बेटे मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का बेटे थर्ड चैप्टर शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसमें हमने इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो बेटे जब भी HCI की बात आती है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की बात आती है, तो इसमें सिंपली जो है वो दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं, जो कि हमने काफ़ी टाइम रिवाइज भी किया है और इसको बार बार हमने समझा भी है कि हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ आ रही होती हैं वो कौन सी होती हैं। एक आपके पास ह्यूमन है और सेकंड वन आपके पास सिस्टम है। सिस्टम और ह्यूमन ये दो इम्पोर्टेंट एंटिटीज़ हैं आपकी, और बेटा आपने इन दोनों के दरमियान में इंट्रैक्शन करवाना होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन करवाने का मतलब है कि आपने इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना है। एक ऐसा वे, एक ऐसा पैटर्न चूज़ करना है जिससे यूज़र इजीली सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सके, इजीली जो है वो इंटरेक्शन कर सके, इजीली अपनी इनपुट जो है वो सिस्टम तक पहुंचा सके। ठीक है, और बेटा जितना इजी सिस्टम होगा, जितना अट्रैक्टिव सिस्टम होगा, उतना ही यूज़र इजीली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपके पास जिस तरह से आप देखेंगे आपकी विंडोज़ हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में विंडो आप यूज़ करते हैं 10, 13 एंड सो ऑन, लाइक इस तरह से जो आपके पास विंडोज़ आ रही होती हैं, तो बेटे विंडोज़ जो है ये बड़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। लाइक अगर आपके पास 10 क्लास का स्टूडेंट है तो वो भी इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है विंडोज़, लाइक उसको ऑपरेट कर सकता है, उसमें कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर सकता है, उससे सिंपली इंटरेक्शन जो है वो बड़े इफ़ेक्टिव वे से कर सकता है। ठीक है, तो बेटे ये जो आपकी इन्हांसमेंट हो रही होती हैं, आपकी अपडेशन आ रही होती हैं, वन बाय वन वेरिएंट जो है वो अपडेट हो रहे होते हैं। तो बेटा कोशिश मोस्टली ये की जाती है कि जो आपके डेवलपर्स हैं वो HCI को फॉलो करते हुए, ह्यूमन इंटरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपके सिस्टम में अपडेशन लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि इसका मकसद ही यही है कि ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करे, और ह्यूमन की ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। ठीक है, ये दो पर्पस हैं, ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है HCI का जो कि हमने फुलफिल करना होता है। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल मॉडल देखा था, नॉर्मल मॉडल की 7 स्टेजेस हमने स्टडी की थी। मैं थोड़ा सा आपकी ये रिकॉल कर देती हूँ। इसमें मज़ीद ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो एक अट्रैक्टिव फ्रेमवर्क है उसमें जनाब हमने डोमेन के बारे में पढ़ा था कि हमने अपना एरिया जो है वो स्पेसिफाई करना होता है, देन हम अपने गोल को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा गोल क्या है और हमने उसको अचीव किस तरह से करना है। एंड देन बेटे हमारे पास टास्क आ जाते हैं कि अपने गोल को अपनी डिज़ायर आउटपुट को गेट करने के लिए हमें कौन सी सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो बेटे यहाँ पर नॉर्मन मॉडल हमने पढ़ा था जो कि इंटरेक्शन फ्रेमवर्क है, इंटरेक्शन मॉडल है, यूज़र और सिस्टम की इंटरेक्शन करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसकी हमने एक बड़ी सिंपल सी डेली लाइफ की एक एग्जांपल ली थी, लाइक आपने रीडिंग करनी है, रीडिंग आपका गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो है वो पहले आपने अपना सोचना है, फॉर्मुलेशन करनी है, अटेंशन फॉर्मुलेट करेंगे आप। एंड देन बेटा आप उस जो आपने अटेंशन को फॉर्मुलेट किया है कि आपने इस गोल को अचीव करना है तो कैसे करना है। एंड देन ये जो कैसे के दरमियान, कैसे वाला जो आपका सीन है ना, इसमें आपके पास सीक्वेंस आ जाते हैं, स्टेप्स आ जाते हैं, फेजेस आ जाते हैं। एंड देन आपने ये सोचना है कि आपने इन फेजेस में से कैसे गुजरना है। ठीक है, जैसे ही आपके ये फेजेस कंप्लीट होते हैं तो आपका एक एग्जीक्यूशन जो है साइकिल वो स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूशन में क्या करते हैं कि आप इस तरह से कहते हो कि आपने अपनी डिज़ायर आउटपुट लेने के लिए एक गोल जो है या एक स्टेप जो है वो ले लिया है। एंड देन बेटे आप उसको जो है, जो भी आपने स्टेप लिया हुआ है, आपके पास कोई जो आउटपुट आई है, बेशक वो हाफ आउटपुट है, अभी कंप्लीट आउटपुट नहीं है, तो देन आप उसको जो है वो परसीव करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं। लाइक आपने जो गोल है आपका लाइट ऑन करनी है रीडिंग पर्पस के लिए, गोल आपका जो है वो रीडिंग है, लेकिन रीडिंग के लिए क्या करना है, आपने लाइट ऑन करनी है। उसके लिए लाइक अगर आप बैठे हुए हैं, आप उठेंगे, स्टेप लेंगे एंड देन
स्विच बोर्ड तक पहुंचेंगे तो ये आपने क्या किया, स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म किया। एंड देन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एक फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। एंड देन बेटा यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन फेज़ शुरू हो जाता है। एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होता है कि आप परसीव करते हैं कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया है, लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। एंड देन आप इंटरप्रेट करते हैं कि जो लाइट ऑन हुई है क्या वो आपके लिए विजिबल है, कि आप उसको इजीली उससे रीड आउट कर सकते हैं। अगर वो रीड आप उस लाइट में सफिशेंट नहीं है, इजीली रीड आउट नहीं कर सकते, एंड देन दोबारा आप जो है वो शुरू से आपका जो गोल है, अब आपका गोल क्या हो गया कि जो लाइट है वो सफिशेंट नहीं है। अब मज़ीद जो सफिशेंट लाइट के लिए आप एक नया जो है वो थिंकिंग शुरू कर देते हैं, अपने गोल को फुलफिल करने के लिए अटेंशन को फॉर्मुलेट करते हैं, एंड देन आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड देन अगेन आप इसको परसीव करते हैं कि क्या अब जो आपने लाइट ऑन की है क्या वो सफिशेंट है। आप उसको इंटरप्रेट करते हैं अपनी डिज़ायर आउटपुट के अकॉर्डिंग, एंड देन बेटा आप उसको इवेल्युएट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 स्टेजेस थी नॉर्मन की। और बेटे ये डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, लेकिन शायद इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे होते कि जिस तरह से हमने भी छोटी सी एग्जांपल से इन 7 स्टेजेस को कवर कर लिया। ठीक है बेटे, और फिर इन 7 स्टेजेस को मज़ीद समराइज़ किया, एंड देन आपका जो है वो गोल, वो फर्स्ट फेज़ जो है वो आपका गोल में कवर हो गया। एंड देन आपका एग्जीक्यूशन फेज़ आ जाता है जिसमें थ्री स्टेजेस हैं, लाइक आपके एक फेज़ जो है उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, आपकी फॉर्मुलेट टेंशन, स्पेसिफिक एक्शंस, एंड देन एग्जीक्यूशन एक्शन, एंड लास्ट वन आपका इवेल्युएशन आ जाएगा जिसमें आपने सिस्टम के स्टेट्स को परसीव भी करना है, आपने इंटरप्रेट भी करना है, और एट दी एंड आप इसको इवेल्युएट भी करेंगे। ठीक है बेटे, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने नॉर्मन मॉडल को पढ़ा था, और उसमें गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गुल्फ ऑफ इवेल्युएशन भी हमने स्टडी किए थे। अब बेटे जो आज का हमारा चैप्टर है वो सेकंड जो हमारा इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है, अबाउट एंड व्हील फ्रेमवर्क, ये हमारा आज का लेक्चर है जो कि हमने स्टडी करना है। ठीक है बेटा, नॉर्मन मॉडल लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, आज भी मैंने आपको जो है वो इन डेप्थ तो नहीं, एक तरह से आपको समराइज करवा दिया है, रिकॉल करवा दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है आपको, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको नॉर्मन मॉडल का समझना आया हो? ओके माहम। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंट्रैक्शन मॉडल है, यहाँ आप इसको इंट्रैक्शन फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, वो क्या है, अबव एंड बिलो। नाम थोड़ा सा इनका लाइक कुछ इस तरह से होते हैं कि जो इनके ऑथर्स डिवेल्प कर रहे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो इनके नेम जो सेट हो जाते हैं। अब जो हमने मॉडल इंट्रैक्शन मॉडल जो है स्टडी करना है वो क्या है कि अबव एंड बिलो फ्रेमवर्क है। बेटे इसको हम कहते हैं सिंपली कि ये एक्सटेंशन है नॉर्मन मॉडल की। ठीक है, इसको ये कंसीडर किया जाता है कि जो हमारे पास अबव एंड बिलो फ्रेमवर्क है वो नॉर्मन मॉडल की एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब कि नॉर्मन मॉडल से ही हमने ये मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया है। ठीक है बेटे, अब इसमें हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स आ जाते हैं। अब वो 4 इम्पोर्टेंट पार्ट कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, यूज़र आएगा। ठीक है, एंड देन बेटा हमारे पास कोई ना कोई इनपुट आएगी यूज़र की तरफ से, एंड देन जो हमारे पास यूज़र की तरफ से इनपुट आ रही है वो हम किसको सेंड करेंगे, जो इनपुट हमारी जा रही है वो किसको जा रही है, हमारे सिस्टम को जा रही है। एंड देन बेटा सिस्टम उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारे पास अबव एंड बिलो फ्रेमवर्क है, नंबर 1 ये एक्सटेंशन है हमारे नॉर्मन मॉडल की, एंड सेकंड बेटा इसके 4 इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसमें क्या है, यूज़र इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट।
ठीक है। हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट स्टेप हैं अबाउट व्हील फ्रेमवर्क के, और इसको हम अभी फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं कि इन चारों जो हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ रहे हैं हमारे फ्रेमवर्क के, उनका पर्पज़ क्या है। ठीक है बेटे, आपको आपने इन दोनों मॉडल्स को जो है वो मिक्स नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल मॉडल की बात करेंगे तो नॉर्मल मॉडल के 7 स्टेजेस हैं। ठीक है, और उन 7 स्टेजेस को फर्दर हम समराइज कर देते हैं 3 स्टेजेस में, और वो 3 स्टेजेस कौन सी है? गोल, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन। और जैसे ही आप अबव एंड बिल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो आपका माइंड फ़ौरन इस बात को क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो फ्रेमवर्क है उसके 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जस्ट 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन से है? यूज़र इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट। ठीक हो गया यहाँ तक? अब बेटे यहाँ पर अगर हम जस्ट मॉडल की बात करते हैं तो बेटा मॉडल को इस तरह से डेवलप करने का, फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होता है कि हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए, इंक्रीज हो जाए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में। लाइक आपने कोई सिस्टम यूज़ करना है तो उसकी जो उसको यूज़ करने के लिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, या आप जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो इजीली जो है आप उसके सारी फंक्शनैलिटी को, फीचर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं। And then it's help to understand what is going on in the interaction, how exactly communication is done। ठीक है, दैट्स वाई हमारा जो फोकस है वो फ्रेमवर्क और मॉडल पर है, ताकि हम एक प्रोफेशनली वे से सिस्टम और यूज़र के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको सक्सेसफुल बना सकते। ठीक है, दैट्स वाई हम फ्रेम्स और मॉडल्स पे फोकस करते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जो अबव एंड बिल फ्रेमवर्क की डायग्राम है, तो यहाँ पर बेटे आप सबसे पहले देखें, ये जो आपके पास सिंबल यू है ये आपके यूज़र को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और देन आपके पास ये जो एस है, लाइक ये सिंबल, ये आपके सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आपका यूज़र है और आपका सिस्टम है। बेटे ये दो हमारी इंपॉर्टेंट एंटिटीज है, इनको कोर एंटिटी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो सिस्टम तो कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। अगर यूज़र जो है वो कोई ना कोई इनपुट देता है, देन उस पर प्रोसेसिंग होती है, सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता है, एंड देन हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट आती है। तो बेटे आप यू और एस, यूज़र एंड सिस्टम, दोनों हमारे पास जो है वो कोर प्रोडक्ट्स हैं, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देन बेटा अगर आप इसको देखते हैं यूज़र, एंड देन यूज़र के साथ क्या है? टास्क। क्या मतलब है इसका? कि यूज़र ने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, यूज़र ने कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, यूज़र के पास कोई ना कोई गोल है जो कि वो अचीव करना चाह रहा है। तो देन क्या होगा? यूज़र जो है वो इनपुट देगा। और बेटा यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया हुआ है, आर्टिकुलेशन। बेटा आर्टिकुलेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर इनपुट टू सिस्टम यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, पर्टिकुलर इनपुट जो आप सिस्टम को दे रहे हो वो आपका क्या इंडिकेट करता है? आर्टिकुलेशन। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक इनपुट जो यूज़र ने सिस्टम को देनी है उसके लिए जो अबव एंड बिल फ्रेमवर्क में कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो आर्टिकुलेशन है। ठीक है, क्या होता है इसमें? यूज़र इनपुट प्रोड्यूस करता है इन वेरियस फॉर्म, लाइक यूज़र ने इनपुट दी है थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस, थ्रू जॉयस्टिक एंड सो ऑन। किसी भी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए जो यूज़र है वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इनपुट जो सिस्टम को देता है उसको हम कहते हैं कि ये पार्टिकुलेशन है। एंड देन बेटा हमारे पास इनपुट जो है वो किसके पास चली गई? सिस्टम के पास चली गई, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? परफॉर्मेंस आ गई। तो बेटे यहाँ पर परफॉर्मेंस का मतलब ये है, सिस्टम परफॉर्म एक्शन ऑन दोज इनपुट्स। ठीक है, कि जो हमारे पास यूज़र की तरफ से इनपुट आई है अब उस पर सिस्टम ने एक्शन परफॉर्म करना है। तो बेटे यहाँ पर एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपको इसके बारे में पहले भी आई होप के नॉलेज होगा कि जो हमारा यूज़र है लाइक वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी जो आपका सोर्स कोड है वो उसमें इनपुट देता है। लाइक अगर आप 2+2 करते हैं, ठीक है, सिंपल, ये ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन मशीन जो है, जो हमारा सिस्टम है, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
ठीक है, हमारी मशीन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, 0 और 1 की लैंग्वेज को। तो यहाँ पर जैसे ही यूज़र की तरफ से इनपुट आती है तो बेटे वो ऑटोमेटिकली बाइनरी लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। ह्यूमन जो है वो 2+2=4 को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज जो है 0 1 0 0 1 0 लाइक इस तरह से अगर उसके पास जो आउटपुट आ रही होगी तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। ये बेटा सिस्टम की इंटरनल वर्किंग होती है कि सिस्टम अपनी बाइनरी को जनरेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड देन जो भी हमारे पास आउटपुट आती है अगेन उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में सोर्स कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर क्या हो गया, हमारी परफॉर्मेंस आ गई, सिस्टम ने अंडरस्टैंड किया कि यूज़र की तरफ से क्या टास्क आया, एंड देन बेटा हमारा जो सिस्टम है उसने आउटपुट जनरेट की और आउटपुट को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, लाइक जो भी उसमें प्रोसेसिंग हो रही थी, लाइक 2+2=4 की ही प्रोसेसिंग हुई है, तो मशीन में किस लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें हुई हैं, बाइनरी लैंग्वेज में। एंड देन जब सिस्टम ने उसको आउटपुट पे शो करवाया है, आउटपुट पे प्रेजेंट किया है, ह्यूमन की आउटपुट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ उसको दिखाई दिया है, तो बेटा वो ह्यूमन रीडेबल है, लाइक यहाँ पर सिस्टम ने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अब सिस्टम के पास ह्यूमन के पास जो है वो एक आउटपुट आ गई है। ठीक है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा एक फेज है कि ह्यूमन जो है वो इनपुट करता है एंड देन उस पर कोई ना कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है, एंड देन उस एक्शन को जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है एज अ आउटपुट। एंड देन बेटा जो भी आपके पास आउटपुट आ रही है, आपका जो यूज़र है उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर आउटपुट, एंड देन बेटा उस उन दोनों वैल्यूज़ लाइक ह्यूमन के माइंड में जो इमेज बना हुआ है, जो उसको डिज़ायर आउटपुट रिक्वायर थी, उसके साथ उसको फॉर्मुलेट करेगा, मैच करेगा, इवेल्युएट करेगा कि क्या उसकी ये एग्जैक्ट डिज़ायर आउटपुट है। अगर तो ये मैच कर रही है तो ओके, देन आपका जो अबव बी फ्रेमवर्क का साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। एंड देन बेटा जैसे ही आपके पास सिस्टम की तरफ से आउटपुट जनरेट होती है, एंड इन केस के आपकी जो ह्यूमन माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है आपके डिज़ायर आउटपुट की, और जो सिस्टम ने आउटपुट प्रोड्यूस की है, अगर वो मैच नहीं करता, ठीक है, अगर आपकी डिज़ायर आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं होती, तो बेटे ये साइकिल फिर से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर से जो है वो यूज़र एक नया जो है वो मेथड सोचेगा, अपनी जो है टेंशन उसको फॉर्मुलेट करेगा, दोबारा से सीक्वेंस ऑफ एक्शन को जो है वो सोचेगा कि उसने किस तरह से अपनी डिज़ायर आउटपुट को गेट करना है, एंड देन वो अगेन सिस्टम को इनपुट देगा, एंड देन अगेन सिस्टम जो है वो इनपुट को अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन आउटपुट जो है वो प्रेजेंट करेगा। बेटा ये बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है, यहाँ तक इसका जो है वो ये टॉपिक बेटे कंप्लीट है अबव एंड बील फ्रेमवर्क का। इसकी जस्ट इतनी ही डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फॉर जो है इसके मेन पार्ट्स हैं, और उन्हीं में इसने जो है वो अपने साइकिल्स को कंप्लीट करना है, और इस सिस्टम में इंट्रक्शन करनी है। ये बेटा यहाँ तो कोई डिफ़िकल्टी है जो कि आपको समझ नहीं आई, या कोई पॉइंट अबव एंड बील फ्रेमवर्क में, तो बेटे आप डिस्कस कर लें। जी बेटा, कायनात, मरियम एंड माहम।
ओके बेटे, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आर्गोनॉमिक्स है। ठीक है, आर्गोनॉमिक्स हमने प्रीवियस भी आई थिंक हमारा सेकेंड लेक्चर था जिसमें हमने HCI के डिसिप्लिन्स जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आर्गोनॉमिक्स डिस्कस किया था। थोड़ा सा याद है आपको आर्गोनॉमिक्स के बारे में जो हमने स्टडी किया था? ओके जी, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस लेक्चर में नहीं थी। तो बेटा आर्गोनॉमिक्स जो है वो आप इसको कहते हैं इट इज़ अ सिंपल स्टडी हाउ टू अरेंज शुड बी मेड, स्टडी शुड बी हाउ रिस्पेक्टिव डिज़ाइन डेवलप एंड हाउ टू अरेंज ऑल दीज एक्टिविटी विद इन अ सिस्टम लॉजिकली। ठीक है, इन इन सिंपल अगर इसको मज़ीद इसको सिंपल करके आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ तो बेटा आपके जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होते हैं, जो आपकी अरेंजमेंट्स हैं, जो आपका डिस्प्ले है, वो आपकी जो वर्किंग है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, लाइक अगर आप लाइक मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और जो मेरा फिजिकल इन्वायरमेंट है बेटे अगर वो विजिबल नहीं है, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं आपको उस तरह से इफ़ेक्टिव वे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकती जिस तरह से मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन है, अगर इंटरनेट का इशू आ जाता है तो बेटा मेरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, मैं लाइक जो एक टॉपिक पे मेरा फोकस होना चाहिए, जैसे मैं लेक्चर डिलीवर करना चाहूँ वैसे लेक्चर डिलीवर मेरा नहीं हो सकता। तो बेटे ये चीज़ें जो है ये मेरी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब मैं आपको एक इफ़ेक्टिव जो है इन्वायरमेंट में बैठ के लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगी तो ऑब्वियसली आप भी इरिटेट होंगे और मैं भी उस तरह से लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकूँगी। ये बेसिकली हमारे पास अर्गोनॉमिक्स है। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेक्शन, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो आ जाते हैं, जो फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी ड्यूरिंग इंटरेक्शन हमारे साथ जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आर्गोनॉमिक्स में आ जाती हैं। बेटे ये जो हमारे ऑर्गोनॉमिक्स हैं इनको हम जो है ह्यूमन फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आर्गोनॉमिक्स बेटा बहुत ही एक एफिशिएंट और गुड टेक्निक है जिसको HCI में फॉलो किया गया है, ताकि इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन है। लाइक आपने एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, और इसके साथ 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 उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह से होना चाहिए, डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए। बेटे इन चीज़ों के साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। बेटा ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि आपने जो काम करना है, लाइक आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, आपने 15 मिनट में जो है वो एक टूल डेवलप कर लिया है, या आपने कोई भी एक्टिविटी जो कि टास्क कंप्लीट कर लिया है, अगर आप वो सारी चीज़ें अगर अरेंज नहीं है, उसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है, आपका इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो बेटे आप उस तरह से इफ़ेक्टिव वे से जो है वो काम नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पर आर्गोनॉमिक्स के कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बेटा रीड आउट करने से पहले एक दो पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर हमारा मकसद HCI में ओवरऑल यही है कि हमने जो इंटरेक्शन करवाना है ह्यूमन और सिस्टम के दरमियान वो बहुत एफिशिएंट, इफेक्टिव और इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, यूज़र को हमने हर तरह से कंफर्ट जोन में रखना है। ठीक है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम को चाहे यूज़ करना है या कोई भी एक्शन रिकॉल करना है या मज़ीद कोई एक्शन उसने परफॉर्म करना है, उसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ऑटोमेटिकली ह्यूमन उस चीज़ को देखे और अंडरस्टैंड करता जाए। बेटे जिस तरह से आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, एंड्रॉयड मोस्टली सिस्टम में आपकी जो मोबाइल हैं उनमें यूज़ किया जा रहा है। तो बेटे एंड्रॉयड है जो ये जो है ना एंड्रॉयड, ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, आप इसको देखें कि आप अगर
ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, आप अपने पेरेंट्स को देखें, लाइक वो सब लोग जो हैं वो एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप अपनी यूथ को देखें तो मोस्टली यूथ भी एंड्रॉयड ही यूज़ कर रही है। तो बेटा अगर एंड्रॉयड की डेवलपमेंट देखें तो बेटा वो किसके अकॉर्डिंग हुई हुई है, HCI के अकॉर्डिंग, ह्यूमन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। उसमें जितनी कलर स्कीमिंग यूज़ की गई हैं, जितने उसके आइकन्स की अरेंजमेंट्स हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो सारी HCI के अकॉर्डिंग की गई है। तो बेटे यहाँ पर देखें, जितना यूज़र कंफर्टेबल है उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। अब अगर हम एप्पल मोबाइल को देखते हैं तो बेटा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट जो है वो इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो यहाँ पर किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, एंड्रॉयड की, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ह्यूमन उसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। दैट्स वाई एंड्रॉयड की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल मोबाइल। बेटे यहाँ पर डिफरेंट जो हैं वो इंट्रैक्शन हो रही होती हैं, लेकिन HCI के अकॉर्डिंग हमने उन इंट्रैक्शन को करवाना होता है ताकि ह्यूमन जो है वो हमेशा कंफर्टेबल रहे, इफ़ेक्टिव वे से जो है वो कम्युनिकेट करे और अपनी इनपुट जो है वो इनपुट दे और आउटपुट जो है वो डिज़ायर आउटपुट गेट करे। दैट्स वाई डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम HCI में स्टडी करते हैं। बेटा इसके साथ साथ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना हमारी, वो ये है कि हमने यूज़र का टाइम सेव करना होता है, ठीक है। जितना सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होगा, जितना ह्यूमन जो है वो लेस टाइम में एक्शन परफॉर्म करेगा, उस एक्शन को मेमोराइज करेगा, रिकॉल करेगा, तो बेटा उतना ही वो इफ़ेक्टिव एक्शन होगा, उतना ही उसका टाइम कम लगेगा। और ह्यूमन को सिस्टम अगर एक एक्शन उसने परफॉर्म किया है एंड देन उसको दोबारा वही एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, बेटा उसको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि उसको दोबारा से ये फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं, किस स्टेप पर जाना है एंड देन नेक्स्ट किस स्टेप पे मूव करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करके ह्यूमन को एक एफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक हो गया बेटे यहाँ तक। अब जो हमारे पास फर्स्ट वन पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ कंट्रोल एंड डिस्प्ले। तो बेटे यहाँ पर हमने सिस्टम्स के कंट्रोल को लॉजिकली ग्रुप्ड करना होता है। बेटे लॉजिकली ग्रुप करने का मतलब ये है कि जिस तरह से अगर आप अपने सोशल ऐप को देखते हैं तो आप क्या करते हो कि अपने मोबाइल में एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब दो ऐप्स को आप कंबाइन करते हैं। तो देन आप उसको उसका नाम क्या रख देते हैं, लाइक सोशल मीडिया, ठीक है। आपकी फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप इन सब को कंबाइन करके एक ग्रुप में रख देते हैं, लाइक एक फोल्डर में रख देते हैं एंड देन उसको सोशल मीडिया का नाम दे देते हैं। तो आपने क्या किया है, उनको इन आइकन्स को अरेंज कर दिया है। इसी तरह से जो आपके सर्च इंजन है, ओपेरा है, लाइक आपका क्रोम है, मोजिला है, अगर आपके मोबाइल में ये सब अवेलेबल हैं तो आप क्या करते हैं, इनका एक ग्रुप बना देते हैं जिनको आप सर्च इंजन के नेम से लाइक जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। इसी तरह से बेटे अगर आपकी ईमेल है, लाइक जीमेल है, याहू है, इस तरह से आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू आप मेल कर सकते हैं, तो बेटे आप इनको भी लॉजिकली ग्रुप कर देते हैं एंड देन उस जिस ग्रुप में, जिस फोल्डर में आप इसको ग्रुप आउट करते हैं, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम रख लेते हैं। बेटा इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें जब आपने यूज़ करनी है तो रिकॉल करने में आसानी होगी, ठीक है। लाइक आपने आपके पास 50 ऐप हैं और उन 50 में से अगर आपने मेल को ओपन करना है तो बेटे उन सब को आप स्क्रॉलिंग करोगे एंड देन जीमेल आप अपना फाइंड आउट करोगे। तो अगर आप अपनी जो है वो अरेंज बेहतर कर लो, एक फोल्डर बना लो, उसमें सारे अपने जो है वो मेल्स अकाउंट डाल दो, लाइक जीमेल अकाउंट, याहू है, इस तरह से आप डाल के उसको इजीली जस्ट एक फोल्डर ओपन करो और वहाँ से अपना जो है वो जीमेल ओपन कर लो सिंपली। तो यहाँ पर क्या है, आपकी अरेंजमेंट इफ़ेक्टिव हुई हुई हैं और अरेंजमेंट्स की वजह से आप जो है वो इफ़ेक्टिवली ओपन भी कर सकते हैं और उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटे। एंड देन बेटा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है।
तो बेटा सराउंडिंग इन्वायरमेंट और हेल्थ इशू, ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये हम इकट्ठे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटे जिस तरह से मैं आप लेक्चर ले रहे हैं, आपका सबसे पहले जो सिटिंग पोस्चर है, सिस्टम के साथ बैठना है, आपने कम्युनिकेट करनी है। तो बेटे यहाँ पर आपकी बैठने की जो पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आप वे से बैठे हो, ना ज़्यादा झुके हुए हों, ना ज़्यादा अकड़ के बैठे हों। अगर इस तरह का आपकी सिटिंग होगी तो आप थक जाएंगे थोड़ा सा लेक्चर लेके या पढ़ा के, या आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो सिटिंग पोस्चर है वो भी जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो बेटा आपके हेल्थ इशू जनरेट होंगे, आपके शोल्डर्स में पेन होगी, आपकी बैक पेन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं आपने उसको ओवरकम करना है। इसके साथ बेटा जो नेक्स्ट आपका आई कांटेक्ट है वो भी बहुत मैटर करता है, कि आपकी जो आई के जो कांटेक्ट है, लाइक आप सिस्टम पे देख रहे हैं, तो वो देखने की जो पोजीशन है वो ना ही ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा नीचे होनी चाहिए कि आपको झुकना पड़े या गर्दन जो है वो ऊपर करनी पड़े। इस तरह आपकी नेक के इशू भी हो सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ इशू में कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह आपके पास नॉइस है जो कि इफ़ेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा नॉइस हो तो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते एक इफ़ेक्टिव वे से। लाइट बहुत इशू करती है। एंड देन बेटा टेम्परेचर, कि अगर गर्मी है तो आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, वरना आप पसीना ही साफ़ करते रहेंगे, और अगर सर्दी है तो फिर आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप जो है वो कीबोर्ड से कोई इनपुट टाइप करें। ठीक है, इस तरह का आपका जो टेम्परेचर है वो सेट होना चाहिए। और कलर इशू बेटा, ये देखें, ये बैड कलरिंग स्कीम है जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें मल्टीपल कलर यूज़ किए हैं। और अगर आप इसको देखते हैं तो बेटा ये मच बेटर है दैन रादर देन इस पिक्चर से। तो यहाँ पर देखेंगे एक इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल वे से जो है वो लिखा हुआ है, जो देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो हाफ हैज़र्ड चीज़